गर्मी में बाहर से जंगल, अंदर से 5 कमरों वाला ठंडा घर। गर्मी की दोपहर है, सूरज आग उगल रहा है। रागिनी और शिल्पा चूल्हे के पास बैठी रोटियां बना रही हैं। दोनों के चेहरे पसीने से तरबतर हैं। तभी शिल्पा पसीना पोंछते हुए कहती है, हे भगवान, इस भीषण गर्मी में इस चूल्हे के पास बैठना किसी सजा से कम नहीं है। दीदी, ऐसा लगता है जैसे हम खुद भी इस आग में भून रहे हैं। घर के अंदर सांस लेना भी दूभर हो गया है। और ये चूल्हा, ये तो जैसे गर्मी को 10 गुना बढ़ा रहा है। क्या करें शिल्पा? रोने से तो पेट नहीं भरेगा ना। शुक्र करो कि कम से कम ये चूल्हा तो चल रहा है। हमारे घर की गरीबी की जो हालत है वो तो तुम जानती ही हो। बाबूजी बीमार पड़े रहते हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा खत्म ही नहीं होता है। रमेश और सुरेश को भी आजकल मजदूरी ठीक से नहीं मिल रही है। अगर ये रोटियां भी ना बने तो भूखे सोने की नौबत आ जाएगी। मैं जानती हूँ दीदी, पर कभी कभी हिम्मत जवाब दे जाती है। एक पंखा तक नहीं है घर में जो थोड़ी राहत दे सके। तभी इस कमरे की दूसरी तरफ चटाई पर बैठी सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, अरे शिल्पा, रागिनी, जल्दी जल्दी खाना लगा दो बेटा। अब इस कमरे में और नहीं रहा जा रहा। कम से कम खाना खाकर बाहर पेड़ की छांव में बैठेंगे तो शायद थोड़ी जान में जान आए। घर के अंदर तो दीवारें भी तप रही है। बस माँ जी, आखिरी 2 रोटियां बची हैं, तब तक आप पानी पीजिए, हम अभी खाना लेकर आते हैं। शिल्पा चिढ़कर अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए अपनी जेठानी से कहती है, ये लोग तो कहते थे कि बाहर जाकर बैठेंगे, पर हमें तो इसी आग के सामने खटना पड़ता है। हमारा क्या? तभी बंटी और पिंकी एक हाथ वाले पंखे के लिए लड़ने लगते हैं। छोड़ पिंकी, ये पंखा मेरा है, पहले मैं हवा करूंगा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। नहीं, माँ ने कहा था कि हम दोनों आधा आधा करेंगे। तू कब से पंखा लेके बैठा है? अब मेरी बारी है, मैं नहीं दूंगा, जा यहाँ से। दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ने लगते हैं और खींचतान शुरू हो जाती है। शिल्पा दौड़ कर आती है और दोनों को लड़ते देखकर गुस्सा करते हुए कहती है, छोड़ो तुम दोनों एक दूसरे के बाद। क्या तमाशा लगा रखा है? गर्मी कम है क्या जो तुम दोनों ने सिर पर आसमान उठा लिया है? क्यों लड़ रहे हो इस पंखे के लिए? माँ देखो ना, घर में की तो हाथ वाला पंखा है। मैं भैया से बोल रही हूँ कि मुझे थोड़ी हवा लेने दे, पर ये नहीं दे रहा। मुझे बहुत गर्मी लग रही है माँ, पसीने से खुजली हो रही है। चाची, मैं भी तो गर्मी से मर रहा हूँ। मैं इसको बोल रहा हूँ कि थोड़ी देर रुक जा, पर ये सुनती नहीं। समझ में नहीं आती तुम लोगों को। दिन भर बस झगड़ा। जाओ चुपचाप कोने में बैठो, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी। तभी महेश जो पास ही खटिया पर लेटे थे धीरे से उठते हैं और शिल्पा को समझाते हुए कहते हैं, अरे क्यों डांट रही हो बच्चों को शिल्पा? इसमें इनकी क्या गलती है? बेचारी गर्मी से ही तो परेशान है। बड़े बड़ों का दिमाग ठिकाने नहीं रह रहा है। ये तो फिर भी बच्चे हैं। आओ बेटा, बंटी, पिंकी, मेरे पास आओ। ये गत्ता रखा है ना, इससे तुम दोनों को हवा देता हूँ। बाबूजी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ये तो साथ नहीं देता, पर मन भी तो नहीं मानता। गर्मी ने सबका हाल बेहाल कर दिया है। शाम हो गई है लेकिन गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तभी रमेश और सुरेश मजदूरी से वापस लौटते हैं। अपने दोनों भाइयों को देखकर कोमल कहती है, भाभी, भैया आ गए हैं। मैं दोनों भाइयों को पानी देती हूँ, तब तक आप खाना लगा दो। वैसे भी इतनी गर्मी है कि मटके का पानी भी गर्म हो गया है। ऐसा कहकर कोमल पास ही रखे मटके से 2 गिलास पानी निकालकर अपने दोनों भाइयों को देती है। दोनों भाई पानी पीते हैं। तब रमेश कहता है, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि पानी से तो प्यास नहीं बुझती। ऐसा लगता है कुछ दही या कोई शरबत ही पीने को मिल जाए तो गले को सुकून आए। हाँ बेटा, सही कहता है, लेकिन हम गरीबों को तो ठंडा पानी नसीब हो जाए तो वही बड़ी बात है। तू कहाँ शरबत और दही की बात कर रहा है? मैं तो सोच रही थी कि थोड़े बहुत पैसे हो तो इस बार एक नया मटका खरीद कर ले आऊं। अब इस पुरानी मटकी में तो पानी ठंडा ही नहीं होता है। हाँ माँ, आज तो सूरज ने जैसे सारा खून ही सुखा दिया। गर्मी की वजह से आजकल मजदूरी भी नहीं मिल रही है। बस एक छोटा सा साफ सफाई का काम मिला था, उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिले थे उससे ये दाल चावल ले आए हैं। बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये घर भी तो कब से गिरवी रखा गया है। जब तेरे पिताजी ज्यादा बीमार पड़े थे तब हमने साहूकार से कर्जा लिया था। अभी तक हम सिर्फ ब्याज ही भर पा रहे हैं। मूलधन तो वैसा का वैसा ही खड़ा है। साहूकार का स्वभाव तो तुम जानते ही हो, वो कभी भी अपना हाथ खींच सकता है। हाँ माँ, हमें पता है, हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं बड़ा काम मिले, पर इस सूखे और गर्मी में कोई काम नहीं मिल रहा है। अरे आप लोग क्यों इतनी चिंता करते हैं? चिंता करना किसी समस्या के समाधान थोड़ी ना है। आप लोग हाथ धो लीजिए, तब तक मैं खाना लगा रही हूँ। खाना खाकर बाहर पेड़ के नीचे बैठेंगे तो थोड़ी ठंडक महसूस होगी। अब दोनों भाई हाथ धो लेते हैं। तब तक रागिनी और शिल्पा खाना लगा लेती है। सभी लोग मिलकर चटाई पर बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रागिनी और शिल्पा अपना काम खत्म करते हैं और फिर सभी अपने घर से बाहर निकलते हैं और बाहर बने चबूतरे पे बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पड़ोसन माधवी आती है और कहती है,
सुमित्रा बहन कुछ सुना तुमने? नहीं तो बहन क्या कहना चाहती हो जरा खुलकर तो बताओ। सुमित्रा बहन मैंने सुना है कि साहूकार ने तुम्हारे घर का सौदा शहर के किसी आदमी से कर दिया है और जल्द ही तुमसे ये घर खाली भी करवा लेगा। मैं तो कहती हूँ पैसों का इंतजाम करके जल्दी से साहूकार का कर्ज भर दो, वरना अगर ये घर खाली हो गया तो तुम लोग कहाँ जाओगे? हाँ बहन तुम सच कहती हो, भगवान करे जल्दी ही उसके कर्ज के पैसों का इंतजाम हो जाए। बातें करने के बाद भी अपने घर वापस चली जाती है और वो सभी लोग भी घर के अंदर आ जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन साहूकार अपने 2 गुंडों के साथ वहाँ पहुँचता है और महेश से कहता है, अरे गाँव भाई महेश, कितना दिन हो गए हैं? तुम पैसे लौटाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। क्या सोचा है? ये ब्याज का पहाड़ खड़ा करने का इरादा है क्या? अरे साहूकार जी, आप तो देख ही रहे हैं, बेटों की मजदूरी नहीं मिल रही, गरीबी बहुत है घर में, बस किसी तरह से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो रहा है। अरे ये सब कहानियां मैं नहीं जानता है। मेरे भी बाल बच्चे हैं, मुझे भी अपना धंधा देखना है। आप सुन लो, अगर अगले ही महीने के अंदर तुमने अपना कर्जा नहीं चुकाया तो ये घर खाली कर दे। मैंने जमीन के सौदे की बात भी चला दी है। अगर पैसे दे दोगे तो ठीक है, वरना मैं इसे बेचकर अपना हिसाब किताब चुकता कर दूंगा। नहीं साहूकार जी सब मत कीजिए, अगर आपने घर ले लिया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास इसके अलावा सिर्फ छुपाने की भी कोई जगह नहीं है। तो पैसे का इंतजाम करो, खाली हाथ रोने से कर्जा कम नहीं होता। 2 महीने याद रखना। ऐसा कहकर साहूकार वहाँ से चला जाता है। सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगती है। पूरा परिवार सन्नाटे में है। तभी महेश कहता है, क्यों कलेश कर रही है सुमित्रा? जब खाली करवाएगा तब देखेंगे। अभी से परेशान होने का क्या फायदा? हाँ माँ जी, पिताजी ठीक कहते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। ऐसी रात हो जाती है और सभी लोग अंदर जाते हैं और बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। ऐसे समय बीत रहा था और इस परिवार की हालत गरीबी और गर्मी की वजह से काफी खराब। एक दिन रागिनी और शिल्पा जंगल की तरफ लकड़ियाँ और कंडे बीनने निकलती हैं। शिल्पा लकड़ियाँ बीनते हुए कहती है, देखिए ना दीदी, हमारी किस्मत में बस ये लकड़ियाँ भी नहीं लिखा है। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम लकड़ियाँ खरीद कर काम चला सके। सब अपना अपना भाग्य है शिल्पा। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, शाम हो रही है, घर भी तो पहुँचना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। उसके बाद दोनों बहुएं लकड़ी और कंडे लेकर घर पहुँचती हैं। वो लकड़ियों को चूल्हे के पास रखती हैं। सुमित्रा उनसे कहती है, अरे रागिनी शिल्पा, बच्चे तुम्हारे साथ नहीं है क्या? वो दोपहर से बाहर खेलने गए थे, अभी तक नहीं लौटे। हाँ भाभी, हमें तो लगा कि बच्चे आपके साथ है। नहीं माँ जी, कोमल हम तो लकड़ियाँ बीनने गए थे, बच्चे तो यहीं बाहर खेल रहे थे। भाभी मैंने भी उन्हें बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिले। कहीं वो जंगल की तरफ तो नहीं चले गए? हे भगवान, जंगल तो बहुत खतरनाक है, वहाँ तो चींटियाँ और भेड़िए भी घूमते हैं। शिल्पा जल्दी चलो, उन्हें ढूंढना होगा। ऐसा कहकर रागिनी और शिल्पा टॉर्च लेकर जंगल के किनारे पहुंचती हैं। वो बच्चों का नाम पुकार रही है, तभी दूर से बंटी, पिंकी और कुछ गांव के बच्चे आते हुए दिखाई देते हैं। रागिनी और शिल्पा दौड़ते हुए बच्चों के पास पहुंचती है। तब रागिनी कहती है, बंटी, पिंकी, कहाँ चले गए तुम लोग? तुम्हें पता है हम कितने डरे हुए थे? कहाँ गए थे तुम दोनों? इतनी देर कैसे हो गई? माँ, जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा और सुंदर घर है। उस घर के बाहर बहुत घनी छाया है और वहाँ इतनी ठंडक लगती है कि हमें गर्मी का पता ही नहीं चला। हम वहीं बैठकर खेल रहे थे। हाँ माँ, वो घर बहुत जादुई है, वहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। हम तो कल फिर वहीं जाएंगे। जंगल में घर? शिल्पा, ये बच्चे क्या कह रहे हैं? इस घने जंगल में किसका घर होगा? दीदी बच्चे हैं, कुछ भी कहानियाँ बना रहे होंगे। गर्मी ने इनका दिमाग भी थका दिया है। आज के बाद अगर जंगल की तरफ कदम भी रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। वहाँ जंगली जानवर रहते हैं, समझ में आया? और माँ, आप सच कह रहे हैं, वो घर सच में है। शिल्पा और रागिनी बच्चों की बात पर कोई ध्यान नहीं देती और उन्हें लेकर गांव की तरफ लौट आती है। तभी रास्ते में उन्हें नंदिनी मिलती है, जो अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। नंदिनी जैसे शिल्पा और रागिनी के साथ बच्चों को देखती है तो कहती है, अरे ये बच्चे तुम्हारे साथ है? मैं भी इन्हें ढूंढ रही थी। बच्चों, तुम लोग कहाँ चले गए थे? ना, हम एक जंगल में बड़े से घर के सामने खेल रहे थे। वो घर बहुत ही ठंडा था। अरे रागिनी और शिल्पा, बच्चे किस घर के बारे में बात कर रहे हैं? कौन सा घर देख लिया इन्होंने जंगल में? अरे कुछ नहीं दीदी, बच्चों को गर्मी लगी तो शायद कोई सपना देख लिया होगा। कहानियाँ बना रहे हैं। हाँ, गर्मी से तो सबकी मति मारी गई है। चलो शुक्र है बच्चे मिल गए। चलो चलो अब घर चलते हैं, वैसे भी रात होने वाली है। ऐसा कहकर सभी लोग अपने अपने घर लौट आते हैं। जैसे शिल्पा और रागिनी बच्चों को लेकर घर के अंदर आती है, वैसे ही सुमित्रा उनसे कहती है, अरे बहू आ गई, बच्चों को लेकर कहाँ रह गए थे? मम्मी जी, बच्चे खेलते खेलते जंगल की ओर निकल गए थे। बच्चों, आज के बाद जंगल की तरफ मत जाना, वो खतरे से खाली नहीं है। और शिल्पा और रागिनी, तुम दोनों भी आज के बाद बच्चों का ध्यान रखना, अपनी आंखों के सामने ही रखना उन्हें। भैया, आप लोग चिंता मत करो।
अब तो मैं इन दोनों को अपनी आंखों से ओझल भी नहीं होने दूंगी। वैसे भैया अब रात हो गई है, मैं बिस्तर लगा देती हूँ। आप लोग सो जाइए, कल आपको काम में भी तो जाना है। ऐसा कहकर कोमल सभी का बिस्तर लगा देती है और सभी लोग सो जाते हैं। रात गहरी हो जाती है, लेकिन गर्मी की वजह से किसी को नींद नहीं आ रही। सब लोग बस हाथ वाले पंखे से खुद को हवा कर रहे हैं। ऐसे ही गर्मी झेलते हुए समय बीत रहा था। एक दिन रमेश और सुरेश शाम को घर आकर सभी लोगों से कहते हैं, माँ, पिताजी, आज घर आते समय रास्ते में मुखिया जी मिले थे। वो बता रहे थे कि आज रात को उनके पोते के जन्मदिन की पार्टी है और उन्होंने हमें निमंत्रित किया है। तो आज हम सभी लोग रात को उनके पोते के जन्मदिन पर चलेंगे। अरे वाह पिताजी, फिर तो सरपंच चाचा के वहाँ हमें बहुत अच्छा खाना खाने को मिलेगा ना? हाँ भैया, और वहाँ पर ठंडा ठंडा शरबत पीने को भी मिलेगा। हाँ बच्चों, पेट भर के खाना खा लेना और शरबत भी पी लेना, लेकिन हम लोगों के साथ ही रहना। हाथ छोड़कर यहाँ वहाँ मत भागना, वरना सरपंच जी का घर जंगल के किनारे ही है। पता लगा कि तुम लोग फिर जंगल चले जाओ घूमने के लिए। गांव में एक उत्सव का माहौल है। सरपंच के पोते के जन्म की खुशी में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए वहाँ बड़े बड़े शामियाने लगे हैं और सबसे खास बात, वहाँ 2 कूलर चल रहे हैं। गांव के लोग उमस से बचने के लिए कूलर के सामने झुंड बनाकर खड़े हैं। रागिनी, शिल्पा, सुमित्रा और बच्चे भी वहाँ मौजूद हैं। कूलर की ठंडी हवा खाकर कोमल कहती है, वाह भाभी, देखो ना यहाँ कितनी अच्छी हवा है। ऐसा लग रहा है जैसे ठंडे पानी की बौछारें चेहरे पर गिर रही हो। काश हमारे घर में भी ऐसा ही एक कूलर होता। सच कह रही हो कोमल, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। इस हवा के सामने तो भूख प्यास सब भूल गई मैं। मन कर रहा है बस यहीं बैठी रहूं। हमारे नसीब में तो ये सब कहाँ है बेटा। हम जैसे गरीबों के लिए तो नीम का पेड़ ही कूलर है। चलो थोड़ी देर यहाँ सुकून ले लो, फिर तो उसी तपती घर में वापस जाना है। माँ, ये कूलर तो जंगल वाले घर से भी कम ठंडा है। वो घर तो इससे ज्यादा ठंडा है। हाँ माँ, वहाँ तो कूलर की जरूरत ही नहीं है। देख रही हो दीदी, बच्चों की कल्पना कूलर को भी फेल कर दिया इन्होंने। वैसे सच कहूँ तो इस गर्मी ने सबको बड़ा ही परेशान कर रखा है। कूलर की हवा और फिर खाना खाने के बाद सभी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। धीरे धीरे 2 महीने बीत चुके हैं। गर्मी अपने चरम पर है और मजदूरी का अकाल पड़ा है। महेश का पूरा परिवार घर के बाहर उदास बैठा है। तभी साहूकार अपने आदमियों के साथ आता है और कहता है, खत्म हुआ महेश, मैंने 2 महीने का वक्त दिया था पर तुमने एक ढीला भी नहीं चुकाया। अरे अब ये घर मेरा हुआ, मैंने शहर के व्यापारी को बेच दिया है। चलो अपना बोझ बिस्तर उठाओ और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। साहूकार जी, इस भीषण गर्मी में हम छोटे छोटे बच्चों और बीमार शरीर के साथ कहाँ जाएंगे? थोड़ा और वक्त दे दीजिए, हम पाँव पड़ते हैं आपके। आप ऐसे कैसे हमें निकाल सकते हैं? कम से कम हमें सिर छुपाने का इंतजाम तो करने दीजिए। वो तुम्हारी सिरदर्दी है, मेरी नहीं। हाँ, मुझे मेरे पैसे मिल गए और उसे ये जगह खाली चाहिए। चलो निकलो यहाँ से। साहूकार के आदमी घर का सामान बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। सुमित्रा और बहुएं रोने लगती हैं। पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। गांव वाले तमाशा देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद घर में ताला लगाकर साहूकार वहां से चला जाता है। तभी सामान की पोटलियां बांधते हुए शिल्पा कहती है, रागिनी दीदी, चलिए ना पड़ोसियों से एक मदद मांगते हैं। कम से कम हमें कुछ दिनों के लिए तो सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए। उसके बाद कोई ना कोई इंतजाम कर ही लेंगे। नहीं शिल्पा, हमारा इतना बड़ा परिवार है और गांव में सबके घर छोटे हैं, कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। तभी नंदिनी और माधवी वहां आ जाती है और ये सब सुनकर कहती है, क्या बताऊं सुमित्रा बहन, हमारा भी परिवार बड़ा है और घर में 2 ही कमरे हैं, तो इसलिए हम भी तुम्हें सहारा नहीं दे पाएंगे। तुम लोगों को अपनी व्यवस्था खुद ही करनी होगी। अरे बहन, तुम्हें हमारे रहने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और हमें तुम्हारी हमदर्दी की भी कोई जरूरत नहीं है। हम खुद ही अपना ठिकाना ढूंढ लेंगे, बस तुम यहाँ से जाओ। सुमित्रा के ऐसे कहने पर माधवी और नंदिनी वहां से चली जाती है। दोपहर को चिलचिलाती धूप है, लू के थपेड़े चेहरे को जला रहे हैं। सभी लोग अपना अपना सामान लेकर बाहर खड़े हैं। तभी लू की वजह से शिल्पा को अचानक चक्कर आने लगते हैं और वो लड़खड़ा जाती है और कहती है, दीदी मेरा गला सूख रहा है, बहुत तेज धूप है। माँ जी, रमेश, सुरेश, बहुत तेज धूप है। आखिर हम इस चिलचिलाती धूप में कब तक खड़े रहेंगे? पास ही जंगल है और हमें किसी घने पेड़ के नीचे चलकर बैठना चाहिए। उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। सभी लोग रागिनी की बात से सहमत होते हैं और घने पेड़ की छांव की तलाश में जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। शाम ढल रही है। परिवार जंगल के अंदर एक ऊंचे नीम के पेड़ के नीचे बैठा है। दूर कहीं नदी के बहने की आवाज आ रही है। तभी महेश कहता है, बेटा, हम इस घने जंगल में तो आ गए हैं और यहाँ बहुत शांति भी है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि रात होने वाली है। इस जंगल में भला हम रात कैसे गुजारेंगे? यहाँ तो जंगली जानवरों का भी खतरा हो सकता है। दोनों बच्चे अपने परिवार वालों की बातें सुन रहे थे। तब अचानक बंटी कहता है, पापा माँ, आपको याद है हमने आपको बताया था वो बड़ा सा घर, वो यहीं पास में, चलिए वहाँ बहुत ठंडक है और दरवाजा भी है। हम उसी दरवाजे को खोलकर अंदर बैठ सकते हैं।
भाभी बच्चे बार बार एक ही बात कह रहे हैं। बच्चे हमेशा झूठ नहीं बोलते। एक बार वहाँ जाकर देख लेने में क्या बुराई है। अगर सचमुच वहाँ कोई घर हुआ तो कम से कम रात तो सुरक्षित कर जाएगी। ठीक है बंटी, ले चल हमें वहाँ। वैसे भी खाने के लिए अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। बच्चे परिवार को जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले जाते हैं जहाँ बहुत ही घना बरगद का पेड़ है। उसके पीछे मिट्टी और बांस से बना एक अद्भुत घर खड़ा है। बाहर से देखने पर यह घर साधारण लगता है, लेकिन इसकी बनावट कुछ ऐसी है कि आसपास की सारी गर्मी यहाँ आकर खत्म हो जाती है। घर पर कोई ताला नहीं लगा है। ये देखकर सुरेश कहता है, अरे ये घर यहाँ जंगल के बीच में किसका हो सकता है ये? अरे हमें बिना पूछे अंदर नहीं जाना चाहिए। पता नहीं कौन रहता हो यहाँ पे। अचानक पास की झाड़ियों से किसी जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज आती है। सब डर जाते हैं। तब महेश कहता है, अरे भाई दरवाजा खोलो, अभी जान बचाना जरूरी है, जो होगा बाद में देखा जाएगा। रमेश धीरे से दरवाजा तक खेलता है। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुल जाता है। जैसे पूरा परिवार अंदर कदम रखता है, सबके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी लहर सबको छूकर गुजरती है। बाहर 45 डिग्री तापमान था, पर अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने बर्फ की सिल्लियां रखी हो। हॉल बहुत बड़ा है और दीवारों पर मिट्टी की सुंदर नक्काशी है। वाह भाभी, कितना ठंडा लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर के अंदर कोई नदी बह रही हो। देखा मामा, हमने कहा था ना ये घर ये जादुई घर है। आओ अंदर भी कमरे हैं। बच्चे भागकर कमरे दिखाने लगते हैं। घर में कुल 5 बड़े कमरे हैं और हर कमरे में मिट्टी के बने सुंदर पलंग हैं, जिन पर सूती गद्दे और साफ सुथरी चादरें बिछी हैं। सभी लोग घर की सुंदरता और चीजों को देख रहे हैं। तभी रागिनी सामने वाले कमरे में जाकर एक मिट्टी से बने पलंग पर बैठती है और उस पर हाथ फेरते हुए कहती है, कितना सुंदर पलंग है। मिट्टी से भी इतना प्यारा और आरामदायक पलंग बन सकता है। ये तो सोचा भी नहीं था। मैं तो बहुत थक गई हूँ, जरा बैठ जाती हूँ। सभी लोग उस कमरे में आकर वो पलंग और कमरा देखते हैं जो काफी सुंदर लग रहा था। तभी सामने के कमरे से आवाज आती है। शिल्पा कहती है, दीदी यहाँ आओ, देखो रसोई यहाँ पर है। सभी लोग शिल्पा को आवाज देने पर रसोई में पहुंचते हैं। सभी लोग देखते हैं कि रसोई में मिट्टी का फ्रिज है, मिट्टी का एसी, मिट्टी के डिब्बे, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी को देखकर मिट्टी की अलमारी बने हुए हैं। वहाँ ये सारी चीज मौजूद थी। सभी लोग रसोई देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब सुमित्रा कहती है, ये तो किसी भगवान का ही घर लगता है। सब कुछ इतना साफ सुथरा और व्यवस्थित है। मिट्टी के चूल्हे के पास लकड़ियाँ भी रखी हैं। सभी लोग रसोई को देखकर खुश हो रहे थे कि तभी पीछे वाले कमरे से महेश आवाज देकर कहता है, अरे भाई तुम लोग यहाँ आकर देखो, ये कमरा कितना अच्छा है और यहाँ कपड़े रखने के लिए अलग से अलमारी बनी है। मैंने तो सोच लिया है कि नहीं सोऊंगा। महेश की आवाज सुनकर सभी लोग पीछे वाले कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वो कमरा भी बहुत सुंदर है। सुमित्रा कहती है, चलो भाई, इन्होंने तो ये अलमारी वाला कमरा ले लिया। अब सब लोग अपने अपने कमरे ले लो। आखिर घर में 5 कमरे हैं तो हम सब अपने अपने कमरे में सोएंगे। सुमित्रा के ऐसा कहने पर बच्चे बगल वाले कमरे में बने पलंग पर जाकर सो जाते हैं। कोमल, रागिनी और शिल्पा भी उस कमरे में जाकर बच्चों को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। सभी लोगों ने घूम घूम कर घर को देखा और बड़ी खुश हुए। उसके बाद कोमल अपनी दोनों भाभियों से कहती है, भाभी अभी 5 कमरों का बना हुआ मिट्टी का घर तो हमने अच्छी तरह से देख लिया। अब भूख लग रही है, प्लीज आप लोग खाना बना लो ना। हाँ हाँ कोमल, तुम बच्चों के साथ बैठ के बातें करो, तब तक हम दोनों खाना बना लेते हैं। अब रागिनी और शिल्पा ने रसोई संभाल ली है। वहाँ दाल चावल और कुछ मसाले पहले से रखे हुए थे और चूल्हे के बगल में कुछ लकड़ियाँ भी रखी हुई थी। वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी शिल्पा सब्जी बनाते हुए रागिनी से कहती है, दीदी देखा आपने, ताज्जुब की बात यह है कि चूल्हा जलने के बावजूद रसोई गर्म नहीं हो रही। हाँ शिल्पा, चूल्हा जल रहा है पर हमें पसीना नहीं आ रहा। ये घर सच में किसी अजूबे से कम नहीं है। 5 महीनों बाद मैं सुकून से खाना बना रही हूँ। बच्चों आओ, खाना तैयार है। बातें करते हुए शिल्पा और रागिनी खाना बना लेती हैं। उसके बाद हॉल में चटाई बिछाकर सभी लोगों के लिए मिट्टी के बर्तनों में खाना परोसती है। पूरा परिवार मिट्टी के बर्तनों में खाना खाता है और सबके चेहरे पर एक असीम शांति है। खाना खाते हुए महेश कहता है, पता नहीं ये घर किसका है। हम यहाँ तो आ गए, पर ऐसा ना हो कि मकान मालिक आकर हमें निकाल दे। बाबूजी, जब मकान मालिक आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो यहाँ सुकून है। बाहर जंगल में मौत थी और यहाँ जिंदगी। कम से कम आज की रात तो चैन से सो सकते हैं। रमेश की बात से सभी लोग सहमत होते हैं। खाना खाकर सभी अपने अपने अलग अलग कमरे में जाकर सो जाते हैं। बच्चे अपना अलग कमरा ले लेते हैं और पहली बार बिना पंखे के गहरी और ठंडी नींद में सो जाते हैं। सुबह पक्षियों के चहचहाने से कोमल की आंख खुलती है। वो बाहर निकलती है और देखती है कि घर के ठीक पीछे एक छोटी सी साफ पानी की नदी बह रही है। ये देखकर कोमल बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद वो अंदर आती है तो सभी लोग उठ चुके थे। कोमल सभी लोगों से कहती है, माँ, पिताजी, भैया, आपको पता है हमारे घर के पीछे थोड़ी ही दूर पर एक सुंदर नदी बह रही है। क्यों ना हम लोग वहाँ चले? इस गर्मी के मौसम में नदी में नहाने में बहुत मजा आएगा। हम वहाँ नहा भी लेंगे और पीने का पानी भी भरकर ले आएंगे और साथ में बच्चों को घुमा भी देंगे। हाँ बाबा, अभी चलिए, सचमुच बड़ा मजा आएगा।
ठीक है बच्चों, तो चलो चलते हैं। अब पूरा परिवार अपने घर से बाहर निकलता है और थोड़ी दूर चलकर नदी के किनारे जाता है। वहाँ का नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं। नदी के किनारे उगी हुई टमाटर, मिर्च, गोभी और आलू की झाड़ियाँ लगी हैं। अरे देखो, यहाँ तो सब्जियाँ भी लगी हैं। शायद कभी यहाँ से गुजरने वाले लोगों ने बीज फेंके होंगे जो इस नमी में उग गए। चलो सब लोग नहा धो लो, कितना साफ पानी है। हम घर के मटके भी यहीं से भर लेंगे। उसके बाद सब लोग नदी में नहाते हैं। तभी दोनों भाइयों की नजर नदी से कुछ दूर पर लगे हुए फलों के पेड़ पर जाती है। वो दोनों जल्दी से जाकर उन पेड़ों से केले, सीताफल और अनार तोड़ कर ले आते हैं। सभी मिलकर ताजे फल खाते हैं और नदी का पानी पीते हैं और मटकों में साफ पानी भरकर घर लौटते हैं। रात हो चुकी थी, इसलिए अब दोनों बहुएं रसोई में जाकर खाना बनाती हैं और अपने परिवार वालों को खिलाती हैं। फिर सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह रमेश और सुरेश नाश्ता करने के बाद अपने परिवार वालों से कहते हैं, हमारे रहने की व्यवस्था तो होगी। ये ठंडा मिट्टी का घर हमें किस्मत से मिल गया, लेकिन मुझे लगता है कि आप हमें अपने लिए मजदूरी ढूंढने के लिए जाना चाहिए ताकि हम अपने घर का खर्च चला सके। और वैसे भी अपने लिए घर की व्यवस्था भी तो हमें करनी होगी ना, तो कुछ पैसे भी इकट्ठे करने होंगे। हाँ ठीक है भैया, तो चलिए हम गांव की तरफ मजदूरी ढूंढने के लिए निकलते हैं। ऐसा कहकर दोनों भाई मजदूरी ढूंढने के लिए गांव की तरफ निकल जाते हैं और दोनों बहू अपने काम में लग जाते हैं। ऐसी दोपहर हो जाती है और रागिनी और शिल्पा हॉल में बैठकर बातें करती हैं। सच में शिल्पा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी में ऐसा भी दिन आएगा। याद है उस पुराने घर में हम कैसे एक एक सांस के लिए तरसते थे। चूल्हे की आग और ऊपर से सूरज की मार, कैसे भूल सकती हूँ दीदी। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खुद हमारे लिए महल बनाया हो। बस मन में एक ही डर रहता है कि कहीं इस घर का असली मालिक आकर हमें यहाँ से निकाल ना दे। भगवान करे वो हमें यहीं रहने दे। जो हमारी किस्मत में होगा वही होगा। अभी तो कम से कम बच्चे चैन से सो रहे हैं और बाबूजी की तबीयत में भी सुधार है। इस ठंडक ने जैसे सबकी जान डाल दी हो। ऐसी शाम हो जाती है। रमेश और सुरेश पास के कस्बे से मजदूरी करके लौट रहे हैं। उनके हाथों में राशन की थैलियां और बच्चों के लिए कुछ मिठाइयां हैं। रास्ते में उन्हें उनकी पुरानी पड़ोसन नंदिनी और कुछ और औरतें मिलती हैं। नंदिनी कहती है, अरे रमेश भाई, तुम लोग अभी तक जंगल में ही रह रहे हो। सुना है तुम्हें वहाँ कोई 5 कमरों का आलीशान घर मिल गया है। हाँ नंदिनी बहन, सिर छुपाने की जगह मिल गई है और घर बहुत ठंडा है। बच्चों को अब गर्मी नहीं सताती। अच्छा, आज तो हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। मेरे बच्चे भी उस घर को देखना चाहते हैं। जरूर, हमारे साथ ही चलिए, आप सबका स्वागत है। नंदिनी और उसके बच्चे रमेश और सुरेश के साथ ही उनके घर के लिए निकलते हैं। वो लोग घर पहुंचते हैं, जैसे वो कदम अंदर रखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुमित्रा उन्हें देखकर कहती है, आओ आओ शिवानी बहन, नंदिनी बहू, अच्छा हुआ तुम लोग हमसे मिलने आ गए। आओ बैठो। अब सुमित्रा और नंदिनी वहाँ बैठ जाते हैं और नंदिनी की बेटी बुलबुल पिंकी और बंटी के साथ खेलने के लिए चली जाती है। तब नंदिनी कहती है, अरे वाह, ये घर है या कोई जादुई महल। सुमित्रा चाची बाहर तो चल रही है और यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी झील के किनारे बैठे हो। इतनी ठंडक कहाँ से आ रही है। ये सब इस मिट्टी का कमाल है बहू। आओ मैं तुम्हें अपना घर दिखा दूँ। ऐसा कहकर सुमित्रा नंदिनी और शिवानी को अपने घर के 5 कमरे दिखाती है और फिर अंत में वो उन्हें रसोई में ले जाती है, जहाँ का कूलर, फ्रिज, एसी और मिट्टी के बर्तन और सारा सामान देखकर नंदिनी और शिवानी दोनों हैरान रह जाती हैं। तब शिल्पा कहती है, नंदिनी बहन, शिवानी चाचा आओ बैठो, मैं आप लोगों को मटके का ठंडा पानी पिलाती हूँ। अब नंदिनी और शिवानी सामने हॉल में चटाई पे आकर बैठ जाती हैं। उसके बाद शिल्पा उनके लिए मटके का ठंडा पानी और साथ में जंगल से तोड़े हुए कुछ फल लेकर आती है और उन्हें देती है। शिवानी और नंदिनी दोनों पानी पीती हैं और फल खाती हैं और बुलबुल भी उनके साथ फल खाती है। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो लोग लौट जाते हैं। दोनों औरतें पूरे गाँव में ये खबर फैला देती है कि महेश का परिवार एक बहुत अच्छे घर में रह रहा है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर में सब दोपहर का खाना खाकर आराम कर रहे हैं। अचानक बाहर भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है और कोई तेज आवाज में चिल्लाता है। पूरा परिवार हड़बड़ाकर हॉल में इकट्ठा हो जाता है। बाहर 4 हट्टे कट्टे और डरावने दिखने वाले आदमी खड़े हैं। उनके पास बड़े-बड़े थैले और हथियार हैं। कौन है अंदर? हमारे घर में घुसने की हिम्मत किसने की? आप लोग कौन हैं? हम कौन है? ये हमारा घर है। हमने इसे अपनी मेहनत से बनाया है ताकि चोरी और डकैती के बाद यहाँ छुप सके। तुम लोगों ने हमारे अड्डे पर कब्जा कर लिया। हमें माफ कर दीजिए, हम बेघर थे और गर्मी में मर रहे थे, इसलिए यहाँ शरण ली। आप अपना घर रख लीजिए, हम अभी चले जाएंगे। इतनी आसानी से नहीं। अब तुम लोगों ने हमारा ठिकाना देख लिया है तो हम तुम्हें अब छोड़ नहीं सकते। अब तुम सब बाहर हमारी कैदी हो। ये औरतें हमारे लिए खाना बनाएंगी और तुम लोग हमारे नौकर बनोगे। ऐसा कहकर डकैत हॉल में बैठकर शराब पीने लगते हैं और कहते हैं, तुम दोनों जल्दी से जाकर हमारे लिए अच्छा खाना बना कर लेकर आओ। अरे बंदे, तुम दोनों आकर हमारे पैर दबाओ और लड़के तो जल्दी जाकर हमारे लिए पानी लेकर आ।
डकैतों की बात सुनकर रागिनी और शिल्पा रसोई में जाते हैं और खाना बनाने लगते हैं। कोमल उनके लिए पानी लाती है और महेश और सुमित्रा उनके पैर दबाने लगते हैं। तभी एक डकैत अपने साथियों से कहता है, भाई इस बार की चोरी में 1 लाख का माल लगा है। पुलिस हमें ढूंढते हुए गांव तक आएगी, पर इस जंगल के बीच ठंडे ठंडे हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। आप लोग गंदे अंकल हो, आप लोग चोरी करते हो। हाँ छोटे शेर, हम बहुत बड़े डकैत हैं। क्या तुझे भी हमारे गैंग में शामिल होना है क्या? नहीं, मम्मी कहती है कि चोरी करना गंदी बात है। चोरी को गंदी बात बोलना। चल आजा, आकर यहाँ बैठ जा, और जब तक मैं लगाऊं तब तक उठना मत। दोनों बच्चे डर के डकैतों के बगल में जाकर बैठ जाते हैं और रागिनी और शिल्पा रसोई में जाकर डकैतों का खाना बनाने लगती है। खाना बनाकर परोसती है, सब खाना खाने लगते हैं। उधर शाम हो चुकी है। रमेश और सुरेश मजदूरी करके घर वापस लौटते हैं। तभी उन्हें घर के बाहर कुछ अजनबियों की चप्पल दिखाई देती है। ये देखकर रमेश कहता है, सुरेश देखो घर के बाहर ये चप्पलें किसकी है और कुछ आवाजें भी आ रही हैं। हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ऐसा कहकर दोनों भाई घर के अंदर झांक कर देखते हैं तो उन्हें चारों डकैत दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वो सब कुछ समझ जाते हैं और अब दोनों भाई घर के अंदर घुसने की बजाय सीधा गांव के पुलिस स्टेशन जाते हैं। और रमेश पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है, इंस्पेक्टर साहब हमारे घर में 4 डकैत छुपे हैं, उनके पास हथियार और लूटा हुआ माल भी है, कृपा करके हमारे परिवार को बचाइए। क्या वो चारों? उन पर तो सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। चलो टीम तुरंत जंगल क्यों निकलो। ऐसा कहकर पुलिस वाले रमेश और सुरेश के साथ उनके घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अचानक पुलिस घर को चारों तरफ से घेर लेती है। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ अंदर घुसता है और कहता है, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, तुम सब चारों तरफ से घिर चुके हो। डकैत हड़बड़ा कर उठते हैं और पुलिस को बंदूक के सामने उनकी एक नहीं चलती। पुलिस उन्हें हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लेती है। तब उनमें से एक डकैत कहता है, तुम लोगों ने हमें पकड़वा दिया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं चोर गैंग में नहीं, पुलिस गैंग में शामिल हूँ चचा। सभी लोग बंटी की बात पर हंस पड़ते हैं और इंस्पेक्टर महेश से कहता है, देखिए सरकार ने डकैतों को पकड़वाने पर 1.5 लाख रुपए का इनाम रखा है। हमें ले जा रहे हैं। आप लोग पुलिस स्टेशन आकर अपनी इनाम की राशि ले लीजिए। और हाँ, अगर आप इस घर में रहना चाहें तो आप रह सकते हैं। ये तो हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब हम अपना पुराना कर्जा चुका सकेंगे और अपना घर वापस ले पाएंगे। इंस्पेक्टर डकैत को पकड़ कर ले जाते हैं। साथ में रमेश और सुरेश दोनों भाई भी इंस्पेक्टर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर उन्हें इनाम की राशि देते हैं। वो लोग घर आते हैं। पैसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तब सुमित्रा कहती है, सुनिए जी, अब हमारे पास पैसे भी आ गए हैं, तो चलिए हम साहूकार से अपना घर वापस ले लेते हैं और अपने घर में ही रहेंगे। हाँ माँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन इस बार हम अपने घर में कूलर लगवाना नहीं भूलेंगे। और पिताजी, हम भी अपना घर मिट्टी का ही बनाएंगे और उसमें इसी तरह के पलंग, बर्तन, बिस्तर और चित्रकार करेंगे और ऐसे ही एसी और कूलर भी बनवाएंगे ताकि हमारा घर भी ठंडा हो। हाँ मेरे बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। चलो घर चलते हैं। सभी लोग खुशी खुशी उस घर से बाहर निकलते हैं। एक बार फिर सभी लोग वापस उस घर को पलट कर देखते हैं जिस घर ने उन सब लोगों को मुसीबत के वक्त शरण दी थी। उसके बाद वे गांव पहुंचते हैं। गांव वाले भी उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने साहूकार का कर्जा चुका दिया है और अपना घर वापस लेकर उसकी मरम्मत करवा ली है। घर के बाहर महेश किराना स्टोर नाम से एक छोटी सी दुकान खुल गई है। घर में कूलर, पंखे, एसी सब कुछ मिट्टी का लगवाया गया। बर्तन भी मिट्टी के रखे गए। कोमल अपनी भाभियों से बात करते हुए कहती है, भाभी देखो नया कूलर लग गया है। अब घर के अंदर कितनी ठंडी हवा आ रही है। हाँ कोमल, और अब हमारे पास फ्रिज भी है और पंखे भी। वो 1 लाख रुपए का इनाम हमारे लिए वरदान बन गया। पर वो जंगल वाला मिट्टी का घर हमेशा याद रहेगा। अगर वो ना मिलता तो शायद आज हम जिंदा ना होते। उस ठंडे घर ने हमें न केवल गर्मी से बचाया बल्कि हमारी किस्मत भी बदल दी। सब भगवान की माया है बेटा। चलो अब सब मिलकर खाना खाते हैं। आज खुशी का दिन है। पूरा परिवार नए कूलर की ठंडी हवा में बैठकर एक साथ खाना खाता है। बंटी और पिंकी अब हाथ वाले पंखे के लिए नहीं डरते बल्कि खुशी खुशी खेल रही है।